गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवजीवन सद्भावना परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में विज्ञान की पढ़ाई करेंगे। उसमें है पाठ 12वां, पादप में जनन। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि अपनी वंश अथवा तो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए वनस्पति और जंतुओं यानी कि प्राणियों दोनों में ही जनन आवश्यक है। आप सभी अपनी अगली कक्षा में पढ़ाई कर चुके हैं कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। माता पिता के द्वारा संतति का जन्म होना, इस प्रक्रम को हम जनन कहते हैं। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? लेकिन वृक्षों यानी कि वनस्पति में जनन कैसे होता है? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। 12.1 जनन की विधियाँ। वृक्षों में जनन कैसे होता है, इन सभी विधियाँ। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग यानी कि वानस्पतिक अंग होते हैं। हम सभी जानते हैं कि वृक्ष में मूल, तना और पत्तियां होती है। इन सभी अंगों को क्या कहते हैं? तो कायिक अंग यानी कि वानस्पतिक अंग कहते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। वृक्ष की वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद यानी कि वृद्धि के कुछ समय बाद उसमें पुष्प निकलते हैं। आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। अभी के समय में वसंत ऋतु चल रही है, तो आपने आम के वृक्ष पर पुष्प को आते हुए देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के रूप में रसीले फलों को निर्मित करते हैं। आम के वृक्ष पर जो पुष्प आते हैं, वो बाद में रसीले फलों को निर्मित करते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। आम का फल है, उसे हम गर्मियों में खाते हैं और उसका बीज है वो हम फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। उसके बाद बीज अंकुरित होकर पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में वृक्षों की क्या भूमिका है? यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की यह भूमिका है कि वह पुष्पों द्वारा नया वृक्ष है वो हम पैदा कर सकते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। वास्तव में तो क्या होता है कि पुष्प ही पादप के जनन अंग यानी कि दूसरा पौधा बनाने के लिए जनन अंग होता है। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या तो फिर दोनों ही जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग होता है या तो फिर केवल मादा जनन अंग होता है, या तो फिर किसी पुष्प में ये दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन के 2 प्रकार से होता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन में बीज के बिना ही हम नया पादप उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होता है। लैंगिक जनन में हमने देखा कि अलैंगिक जनन में बिना बीज के ही हम नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं, और लैंगिक जनन में नया पादप उत्पन्न करने के लिए हमें बीज की आवश्यकता होगी। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही
उगाए जाते हैं। हमने आगे देखा कि अलैंगिक जनन में नया वृक्ष बनाने के लिए या तो नया पौधा उगाने के लिए हमें बीज या तो बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही हम नया पौधा उगा सकते हैं। पहला है कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन यानी बीज के बिना ही हम नया पौधा बना सकते हैं। यानी कि कायिक प्रवर्धन में क्या होगा? कायिक प्रवर्धन में ये होगा कि बिना बीज के ही हम नया पौधा उगाएंगे, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली यानी कि मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। कायिक प्रवर्धन में क्या होगा कि पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा तो कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के लिए कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यहाँ पर जनन पादप के कायिक भागों से यानी कि वानस्पतिक भागों से यानी कि तना, मूल और कली के द्वारा होता है, इसीलिए इसे कायिक प्रवर्धन यानी कि वानस्पतिक प्रवर्धन प्रजनन कहते हैं। क्रियाकलाप 12.1 है। गुलाब अथवा तो चंपे के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्वतसंधि से काटिए। पर्वतसंधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। पर्वतसंधि यानी कि जहाँ से पत्तियाँ निकलती है वो भाग, यानी कि ये वाला भाग। यहाँ पत्ती है तो ये वाला भाग को हम क्या कहेंगे? पर्वतसंधि। ये वाला भाग को हम क्या कहेंगे? पर्वतसंधि। तो पर्वतसंधि तने का या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। जिन टुकड़े को हमने शाखा के चंपों के पौधे से काटा उसे क्या कहेंगे हम? कर्तन या तो कलम। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ यानी कि मूल के निकलने की और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। आपने पुष्पकलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। हम सभी ने पुष्पकली यानी कि मुकुल से पुष्पों को खिलते हुए देखा है। पुष्पकलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष यानी कि पत्ती के पर्वतसंधि से जुड़ा का बिंदु में भी कलिकाएँ होती है। ये कलिकाएँ यानी कि प्ररोह अंकुरों के रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएँ कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियाँ एक दूसरे के रूप में अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएँ भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। अब है क्रियाकलाप 12.2। एक ताज़ा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े शत चिन्हों को देखिए। अब आवर्धक लेंस की सहायता से उस पर पड़े शत चिन्हों यानी कि जो गड्ढा वाला भाग होता है, छोटे छोटे गड्ढे वाला भाग होता है, उसको हमें देखना है। आपको इनमें कलिका या फिर कलिकाएँ दिखाई दे सकती है। शत चिन्ह को आँख भी कहते हैं। जो छोटे छोटे गड्ढे आलू के ऊपर हमें दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? आँख भी कह सकते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। आलू को हमें कुछ इस तरह से काटना है कि प्रत्येक टुकड़े में एक आँख अवश्य होनी चाहिए और उसके बाद उससे हमें मिट्टी में दबा देना है। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? तो हम जब आलू के टुकड़े को मिट्टी में से निकालेंगे तो उसकी जहाँ पर उसकी आँख थी वहाँ से हमें एक नया पौधा उगा हुआ देखेगा। इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी का भाग भी उगा सकते हैं। जिस तरह हमने आलू लिया और आलू के सभी टुकड़ों को ज़मीन में गाड़ा था, वैसे ही अदरक और हल्दी को भी हम उगा सकते हैं। ब्रायोफिल्म यानी कि पत्थर चट्टा एक ऐसा पौधा है जिसमें हम पत्तियों द्वारा नया पौधा उगा सकते हैं।
ब्रायोफिल्म यानी कि पत्थरचट्टा में पत्ती के किनारों के गर्त में कलिकाएँ होती है। जो ऐसी पत्तियाँ होती है इसकी गर्त में क्या होता है, कलिकाएँ होती है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा में गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। आर्द्र मृदा यानी कि जो भीनी मिट्टी होती है उस पर अगर गिर जाए उसका पत्ता तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। तो जो ये प्रत्येक कलिका होती है ये नए पौधे को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों के तो मूल भी ऐसे होते हैं जो नए पौधों को उगा सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग यानी कि विलग्न हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। कैक्टस हम सभी जानते हैं कि कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेश में होने वाला पौधा। तो कैक्टस ऐसे पादप के वे भाग तो कैक्टस के पादप के कुछ भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं वे नए पादप को भी जन्म दे सकते हैं। प्रत्येक विलग्न यानी कि प्रत्येक अलग भाग है वो नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। यानी कि प्रत्येक जो अलग भाग हो गया है वो प्रत्येक अलग भाग एक नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। यानी कि वानस्पतिक प्रजनन यानी कि जो बीज द्वारा नहीं परंतु वनस्पति के दूसरे अन्य भागों से उगाया गया जो पौधा होता है वो कम समय में उगाया जा सकता है। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। यानी कि बीजों से जो पौधे उगाए जाते हैं उसकी अपेक्षा में यानी कि उसकी अपेक्षा में कायिक प्रवर्धन वनस्पतिक प्रजनन द्वारा उगाए गए पौधों में पुष्प और फल कम समय में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। यानी कि जो नए पादप बनते हैं और नए पौधे बनते हैं वो अपने पिता पादप की यानी कि जो पितृ पादप है पितृ पौधे हैं उसकी प्रतिलिपि यानी कि उसके जैसे ही होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा यानी कि एक ही पितृ द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इस अध्याय में से आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। इसके आगे के अध्याय में हमें यह पढ़ना है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लैंगिक जनन जब होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमें बीज उत्पन्न होता है। आज की पीरियड में हम इतना ही रखते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लें। आगे हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।